अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आजादी की कहानी के 39वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम आपको संथाल परगना के दुमका जिले में उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों और आजाद दस्ता से जुड़े उनके सदस्यों की गतिविधियों एवं उनके क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दे रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि क्रांतिकारी लाल हेम्ब्रम, पगान मरंडी, अलखी माझी, जेठा माझी, दरबारी मड़ैया, भादो हेम्ब्रम आदि को गिरफ्तार करने हेतु सघन अभियान अंग्रेजों द्वारा छेड़ा गया, परंतु लाल हेम्ब्रम और पगान मरांडी कभी पुलिस के हाथ नहीं लगे और दल का संगठन भीतर ही भीतर करते रहे। उनके साथी फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी सदस्यों से, जो लाल कुर्ता पहनते थे और जिनकी संख्या 2500 के लगभग थी, 1-1 रुपया का जजिया वसूला गया और उनके लाल कुर्ते छीन लिए गए। उन लोगों ने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया, परंतु लाल हेम्ब्रम और जगान मरंडी का पता नहीं लगने दिया। उन दोनों ने गांधी जी के बयान देने के उपरांत ही आत्मसमर्पण किया। मुजफ्फरपुर में भी आजाद दस्ता का संगठन हुआ। संगठन मार्च 1943 में हाजीपुर में किया गया। इसके संस्थापकों में सर्वश्री अक्षय राय, विंध्यवासिनी सिंह, रामचंद्र शर्मा एवं अमीर राय के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस दस्ता के कुछ सदस्यों ने अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण श्री गोविंदपुर सखरा में प्राप्त किए, जो नेपाल के सप्तरी इलाके में अवस्थित है। इसका मुख्य केंद्र हनुमान नगर था। इस दल ने सर्वप्रथम शस्त्र संग्रह का काम अपने हाथों में लिया और बंदूक पिस्तौल के अलावा एक टॉमी गन तक उपलब्ध कर लिया। फिर क्रांतिकारियों ने जुलाई 1943 में बिद्दुपुर रेलवे स्टेशन एवं डाकघर को लूटा तथा जलाकर राख कर दिया। बाद में उन्होंने जंदाहा डाकघर को भी लूटा और जलाया। सरकार द्वारा भयंकर दमन चक्र चलाया गया। शहीद विंध्यवासिनी सिंह को 2 बार गिरफ्तार किया गया, मगर दोनों ही बार उन्होंने अपने क्रांतिकारियों के सहयोग से पुलिस के शिकंजे से निकल भागने में सफलता प्राप्त की और यह उनका एक दुस्साहसिक कार्य था। क्रांतिकारी रामचंद्र शर्मा को 3 बार गिरफ्तार किया गया। तीनों बार अपने सहयोगियों क्रांतिकारियों के सहयोग से वे पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। बाद में चक सिकंदर के हितनारायण सिंह ने अक्षय राय को पकड़वा दिया। फलतः क्रांतिकारियों ने गुस्से में उनके घर को जलाकर राख कर दिया। कालांतर में इस दल के क्रांतिकारी सदस्य सीतामढ़ी के पंथ पाकर एवं माधोडी गांव में रहने लगे। 1944 में अमीर राय, सीताराम राय एवं श्याम नारायण आदि क्रांतिकारियों ने पंथ पाकर के पास डाक का थैला लूट लिया। जनता द्वारा खदेड़े जाने पर वे माधोडी भाग गए। वहां के कुछ लोगों ने मुखबिर बनकर उन्हें पकड़वा दिया। फिर उनको काफी मारा पीटा गया। आजाद दस्ता के क्रांतिकारी इस अपमान को भूल नहीं पाए। अप्रैल 1944 में अंबिका प्रसाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी माधोडी गए। वहां 2 मुखबिरों को पकड़कर उनकी नाक काट ली और एक का कान काट लिया। विंध्यवासिनी सिंह, जो इस दस्ता के संचालक थे, पकड़ लिए गए तथा 1945 में हाजीपुर जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह वे शहीद हो गए। शहीद विंध्यवासिनी सिंह आजाद दस्ता के गठन के पूर्व देसरी उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। दरभंगा आजाद दस्ता का बिहार में सबसे प्रधान केंद्र था। वस्तुतः आजाद दस्ता का केंद्र नेपाल यहां से अत्यंत नजदीक था, इसीलिए भी दरभंगा एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सूरज नारायण सिंह, जो आजाद दस्ता के प्रांतीय सरदार थे, के सदप्रयत्नों के फलस्वरूप मार्च 1943 में ही यहाँ आजाद दस्ता का गठन किया जा चुका था। यहाँ के सदस्यों और संचालक को बनरझूला कैंप नेपाल में प्रशिक्षण दिया गया था। इस जिले के आजाद दस्ता के संबद्ध क्रांतिकारी सदस्य 1943 में अस्त्र शस्त्र एकत्रित करने और संगठन के आधार को सुदृढ़ करने में व्यस्त रहे। 1944 से यहाँ के क्रांतिकारी अपनी कर्मठता का परिचय देने लगे।
स्वयं सूरज नारायण सिंह इस दल को संचालित करने के प्रधान दायित्व का पालन कर रहे थे। गुलाब चंद्र उर्फ गुलाबी सोनार और देवनारायण गुरमैता भी इस दल में थे, जो अपने एक साथी क्रांतिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ दरभंगा जेल से भाग निकले थे। इन लोगों ने युवकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। फलतः अनेक युवक क्रांतिकारी यथा श्री शारदानंद झा भमरोपुर समस्तीपुर निवासी, यमुना सिंह मकरमपुर निवासी, वहीं के सत्यनारायण सिंह, जोरपुरा के बलदेव चौधरी और मालपुर के बालेश्वर प्रसाद सिंह, वासुदेवपुर के लाला सिंह और भुवनेश्वर सिंह, जटमलपुर के नंदू मिश्र और मौजेलाल मिश्र आदि दल में सम्मिलित हुए और प्रशिक्षण के दौरान ही अपनी वीरता, देशभक्ति और दल के प्रति निष्ठा की भावना का प्रमाण प्रस्तुत करने लगे। हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को सुरक्षित निकाल लेने का श्रेय इन्हीं क्रांतिकारियों को जाता है। मार्च 1944 से इस दस्ता के क्रांतिकारी सदस्य स्टेशन जलाने लगे। मोहद्दीनगर, किशनपुर एवं झंझारपुर स्टेशनों को जलाकर खाक कर दिया गया। फिर चकमहीसी, डरसुर, पटोरी और रेतिकर आदि स्थानों के लाइसेंस शुदा बंदूकधारियों से बंदूक छीनकर शस्त्र एकत्रित करने के अपने संकल्प को पूरा किया। प्रतिरोध करने वालों को घायल कर दिया गया। डरसुर में महंत के पास उस संदूक में जहां बंदूक की अतिरिक्त गोलियां रखी गई थी, लाखों रुपए और जेवरात आदि थे, लेकिन उन लोगों ने उसे छुआ तक नहीं। यह स्वयं डरसुर महंत ने भी स्वीकार किया है। यह यहाँ के क्रांतिकारियों के उच्चादर्श का ज्वलंत प्रमाण है। कुछ प्रशिक्षित क्रांतिकारी शस्त्र संग्रह में लगे थे, तो कुछ क्रांतिकारियों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। क्रांतिकारियों को संतोष नहीं था, वे ठोस काम करना चाहते थे। वे अधिक से अधिक संख्या में हथियार इकट्ठा करना चाहते थे ताकि अंग्रेजों की निरंकुश शासन सत्ता को समाप्त किया जा सके। उन्होंने दरभंगा महाराज की बहेरी में अवस्थित कचहरी पर धावा बोलकर बंदूकें छीन ली। इतना ही नहीं, उन लोगों ने जयनगर के सिपाहियों से भी 4 राइफलें छीन ली। जमुना सिंह ने पंडौल में 2 सिपाहियों से अकेले ही राइफल छीन ली और सुरक्षित भाग निकले। लौकहा के दारोगा बलराम शर्मा से उनकी एवं उनके सहकर्मी जमादार की पिस्तौलें छीन ली गईं। इन क्रांतिकारी गतिविधियों से पुलिस की काफी बदनामी हुई। अतएव यहां भी क्रांतिकारियों के विरुद्ध कठोर दमन चक्र प्रारंभ कर दिया गया। इसी क्रम में 5 सितंबर 1944 को जब लहरियासराय के दारोगा उदित नारायण झा पुलिस के जवानों के साथ फरार क्रांतिकारी रामलोचन सिंह का सामान जब्त करके अंदामा से बाहर निकले, तो क्रांतिकारियों ने जो वहीं छुपे थे, उनका इंतजार कर रहे थे, उनको गोली मार दी। एक चौकीदार भी मारा गया। सिपाही अपनी बंदूकें छोड़कर भाग गए। क्रांतिकारियों ने उनके सभी हथियारों पर अधिकार कर लिया और भाग निकले। दारोगा उदित नारायण झा की हत्या की सूचना जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राम नारायण सिंह को मिली, तो वे क्रोधांध हो गए। फलतः दूसरे ही दिन 4 ट्रक पर हथियारबंद सिपाहियों के साथ वे अंदामा पहुंचे। गांव के निवासी पुलिस के डर से रात को ही गांव खाली कर चुके थे। सिर्फ वही लोग वहां मौजूद थे जिन्हें राजनीतिक गतिविधियों से कोई लगाव नहीं था। फिर भी जो भी लोग पुलिस के सामने आए, उसे बेरहमी से पीटा गया। सरजू सिंह को इतना अधिक पीटा गया कि उसके सर से लहू का फव्वारा फूट पड़ा। रामवृक्ष सिंह के हाथ में संगीन भोंक दिया गया। एक साधु बालकृष्ण दास को इतना पीटा गया कि मात्र 2 दिनों के भीतर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। 3 घरों की औरतों को घसीटकर बाहर निकाल दिया गया और उनके घरों में आग लगा दी गई। अनेक घरों की दीवारों को ध्वस्त कर दिया गया। 50 पुलिसकर्मी 2 महीने तक अंदामा के लोगों पर भीषण अत्याचार करते रहे। गांव के सभी घर लूट लिए गए। औरतों की बिना उम्र की परवाह किए असमत लूट ली गई। इधर पुलिस का दमन चक्र चलता रहा और उधर क्रांतिकारी सरकार के समर्थक और क्रांतिकारियों के विरोधी जमींदारों को क्रांतिकारियों ने लूटना प्रारंभ कर दिया। सिनवारी के जमींदार परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई। इसी बीच सूरज नारायण सिंह को गुप्त रूप से यह सूचना मिली कि सरकार केंद्र से प्राप्त सैनिक सहायता के बल पर संपूर्ण उत्तरी बिहार में एक ही दिन उग्रवादी गतिविधियों में सक्रिय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। नेतृत्वकर्ताओं ने सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए बिहार में अपनी गतिविधियां रोककर कुछ दिनों के लिए अन्य राज्यों में फैल जाने तथा वहीं अपनी गतिविधियों को तीव्र करने की योजना बनाई। इसी क्रम में उत्तरी बिहार में सक्रिय आजाद दस्ता के तमाम प्रमुख सदस्य बनारस चले गए।
वहां उन्हें महामना मालवीय जी, आचार्य नरेंद्र देव तथा श्री संपूर्णानंद जी का संरक्षण प्राप्त हुआ, परंतु ये लोग गुप्तचरों की दृष्टि से अधिक दिनों तक नहीं छुप सके। 11 नवंबर 1944 की संध्या में श्री सूरज नारायण सिंह एवं मुनेसर सिंह बनारस के दुर्गा कुंड के समीप गिरफ्तार कर लिए गए। 14 नवंबर 1944 को श्री गुलाब चंद्र गुप्ता, गीता सिंह, बालेश्वर प्रसाद सिंह तथा राम सकल सिंह संकट मोचन के निकट क्रांतिकारियों के गुप्त निवास गोविंद लॉज में गिरफ्तार कर लिए गए। 20 नवंबर 1944 को शारदानंद झा, लाला सिंह, सत्यनारायण सिंह आदि अनेक क्रांतिकारी भी बनारस में ही गिरफ्तार कर लिए गए। केवल देवनारायण गुरबैता, पार्थ ब्रह्मचारी और रामचंद्र शर्मा ही बनारस में पुलिस द्वारा फैलाए गए जाल को काटकर निकल सकने में सफल हुए। ये लोग फरारी अवस्था में यत्र तत्र छिपते भागते रहे और तभी सामने आए जब देश को आजादी मिली और उनके नाम जारी वारंट रद्द कर दिए गए। अभी जो विवरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है वो यह स्पष्ट करता है कि क्रांतिकारियों ने अपने संगठन आजाद दस्ता के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य तो यह किया कि जिला प्रशासन एवं पुलिसकर्मियों को निःशक्त, भयभीत एवं आतंकित कर दिया। उस समय ऐसा महसूस किया जा रहा था कि वे अंग्रेजी साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक देंगे। वस्तुतः जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का संगठन जन क्रांति के लक्ष्य को सामने रखकर ही किया था, परंतु दुर्भाग्यवश इस दल को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल सकी, जिसके अनेक मूलभूत कारण थे। पहला कारण तो यह था कि उस समय जब जयप्रकाश नारायण ने बिहार के लिए आजाद दस्ता के गठन का कार्यक्रम उपस्थित किया, तब बिहार के क्रांतिकारी अंग्रेजों के दमन चक्र में पिसने को मजबूर थे। वे भयभीत थे और उनका उत्साह भी ठंडा पड़ने लगा था। क्रांति की भावना मंद पड़ती जा रही थी। दूसरे, उन्हें बिहार की निहत्थी जनता को सशस्त्र क्रांतिकारी बनाना था। वस्तुतः यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि उन अनेक क्रांतिकारी ऐसे थे जिनके पुरखों ने भी कभी हथियार का प्रयोग नहीं किया था। उन्हें सशस्त्र क्रांति हेतु उपयुक्त वातावरण और प्रशिक्षण अपने घर से नहीं मिला था। तीसरे, अधिकांश उग्रवादी क्रांतिकारी निम्न एवं मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, जिनका न केवल अंग्रेजों द्वारा व्यापक पैमाने पर शोषण किया गया था, बल्कि जमींदारों ने भी उन्हें कभी चैन की सांस नहीं लेने दी थी। फलतः भीतर प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। चौथे, बिहार के वैसे क्रांतिकारियों में तो क्रांतिकारी प्रवृत्ति अत्यधिक उग्रवश्य हो चली थी, जिनको अस्त्र शस्त्र उपलब्ध थे, लेकिन जो शस्त्रहीन थे उनमें क्रांति की भावना का अधिक विकास नहीं हुआ। यह बात नहीं है कि उनका क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर झुकाव नहीं था। ऐसे लोगों में इतना जोश तो उत्पन्न हो ही गया था कि जो कुछ भी अस्त्र शस्त्र के रूप में उन्हें मिलता, उसी के सहारे वे संघर्ष हेतु उद्यत हो जाते थे। लेकिन अंग्रेज सरकार सदैव पराजित ही नहीं होती थी। अंग्रेज प्रशासकों ने पुलिस एवं सेना की सहायता से इतना व्यापक पैमाने पर दमन चक्र चलाया कि अगस्त क्रांति से संबद्ध क्रांतिकारी बुरी तरह कुचले गए। साथ ही जब आजाद दस्ता के संगठन के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों की तीव्र गति सामने आई, तो फिर अंग्रेजी शासन इसको कुचलने को कटिबद्ध हो गई। उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता भी मिलने लगी। इसका क्रांतिकारियों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा। उनका उत्साह कम होने लगा। पांचवें, बिहार में जिन लोगों ने उग्र क्रांतिकारियों का जामा पहना था, उनमें अधिकांश फरार व्यक्ति थे तथा पुलिस एवं सेना से खुद को दूर रखने के लिए उन्होंने हथियार उठाया था। उनका प्रतिशोध वस्तुतः पुलिस एवं अंग्रेज समर्थकों से था। अतः जयप्रकाश नारायण की विचारधारा एवं उनके कार्यक्रमों से परिचित होकर भी उनमें से अधिकांश पूरे तौर पर उग्रवादी क्रांतिकारी नहीं बन सके। इनको पूर्ण रूपेण आतंकवादी क्रांतिकारी भी नहीं कहा जा सकता। उनमें से अधिकांश ने किसी जुल्मी अफसर को नहीं मारा, जिसे सुनकर दमन से पीड़ित जनता संतोष की सांस ले सकती थी। जुल्मी अफसरों की हत्या कम संख्या में हुई, जबकि क्रांतिकारियों को अधिक संख्या में मौत के घाट उतारा गया। छठे, बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक वर्ग उन उग्रवादी क्रांतिकारियों का था जो पुलिस एवं अंग्रेजों के दमन से भयभीत होकर क्रांतिकारी बने थे, एवं दूसरा वर्ग वैसे क्रांतिकारियों का था जो भूस्वामियों, सामंतों तथा उच्च वर्ग के शोषण एवं उत्पीड़न से तंग आकर क्रांतिकारी बने थे। अतः सदैव क्रांतिकारियों के बीच
पारस्परिक समन्वय एवं सामंजस्य का अभाव दृष्टिगोचर हुआ। कुछ उग्रवादी क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो निहित स्वार्थ के लिए लोगों को परेशान करते थे। परिणाम यह निकला कि उग्रवादी क्रांतिकारियों को व्यापक जन समर्थन एवं जनाधार नहीं मिल सका। अध्ययन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आजाद दस्ता से संबद्ध दो ही क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको जन क्रांति की रीति नीति का ज्ञान हो सकता था, श्री सियाराम सिंह और श्री सूरज नारायण सिंह। परंतु इन दोनों के मध्य निरंतर विवाद की स्थिति ही कायम रही। वाद विवाद का स्वरूप इस हद तक कटु एवं उग्र हो गया कि इनमें अरुणा असफ अली को हस्तक्षेप करना पड़ा, परंतु उनके अथक प्रयास के बावजूद इन दोनों क्रांतिकारियों के बीच उत्पन्न मतभेद को दूर नहीं किया जा सका। पर इसमें किसी व्यक्ति विशेष को दोषी करार देना अनुचित होगा। वस्तुतः दोष था तत्कालीन परिस्थिति का, जिसको सशस्त्र क्रांति के सबसे बड़े साधक श्री सुभाष चंद्र बोस ने समझा। इसलिए निहत्थों के बीच उसका प्रचार न करके उन्होंने सामयिक शस्त्रों से लैस सैनिकों के बीच उसका प्रसार किया, एवं जिसके लिए उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, अनेक संकट की घड़ियों से दो चार हुए और सबों को अचंभित करते हुए बर्मा के मोर्चे पर अपने आजाद हिंद फौज के बीच पहुंचे। उनकी लड़ाई आग में फौज के जवान धधक रहे थे। बर्मा छोड़ते समय उन्होंने कैप्टन शाहनवाज वगैरह से कहा था कि हिंदुस्तान जाकर अस्त्र शस्त्र को भूल जाना, गांधी जी की बात सुनना और उनके आदेश पर चलना। क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों से लोगों को प्रभावित एवं प्रेरित तो अवश्य किया, लेकिन अत्यंत अल्प अवधि के लिए। उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति वे जन समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे। जन समर्थन एवं जनाधार के अभाव में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत वर्षों तक नहीं चल पाई। क्रांतिकारियों को गोली मार दी गई, फांसी दे दी गई या आजीवन कारावास की सजा देकर जेल में डाल दिया गया। अंत में जनसाधारण का झुकाव महात्मा गांधी द्वारा संचालित अहिंसा पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन की ओर होने लगा। वास्तविकता तो यह भी है कि क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, जिसके बल पर वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को उग्रवादी क्रांति के द्वारा निर्मूल कर सकते थे। उनको इस तरह का सैन्य प्रशिक्षण भी उपलब्ध नहीं था जिस स्तर का अंग्रेज सैनिकों को दिया जाता था। परिणाम यह निकला कि बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों का दमन करने में प्रशासन को अपेक्षित सफलता मिली। लेकिन बावजूद इसके इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि क्रांतिकारियों में देश प्रेम एवं देश की आजादी के लिए मर मिटने की चाह थी। उनकी सदैव यही कामना थी कि यथाशीघ्र भारत ब्रिटेन की दास्ता से मुक्त हो जाए। इसके लिए वे 1943 1944 में क्रांति की मशाल प्रज्वलित किए रहे, मगर 1945 तक अधिकांश क्रांतिकारी दमन चक्र के शिकार हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। सही तौर पर इसमें मुख्य भूमिका कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने ही निभाई, लेकिन क्रांतिकारियों के योगदान की अवहेलना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बलिदान किए। शहीद होकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया, जिसे आज भी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है और सदैव स्मरण किया जाता रहना चाहिए। धन्यवाद। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।